हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक स्टोरी। रहस्य एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारा मन उसके पीछे छिपे राज को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वे तब तक शांत नहीं होता जब तक वो रहस्य सुलझ नहीं जाता। अंदर ही अंदर उस राज को जानने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं। इन रहस्यों को सुलझाने वालों को हम कभी जासूस, कभी मिस्ट्री हंटर या कभी डिटेक्टिव के नाम से जानते हैं। वैसे तो हम कई जासूसी कहानियों और किरदारों के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने चीज़ों को देखने के तरीके से हमें कई बार हैरान किया है। वे छोटी से छोटी चीज़ जिसे शायद कोई आम इंसान नज़रअंदाज कर दे, उससे किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना हमें आश्चर्यचकित कर देता है। यूं तो दुनिया में कई जासूसी कहानियां और किरदार मशहूर हैं, पर आज मैं एक ऐसे जासूसी किरदार के बारे में आपको बताऊंगा जिसने वो प्रसिद्धि और रुतबा हासिल किया है जो शायद ही किसी और ने किया हो। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने शायद सही गेस भी कर लिया हो। इस किरदार का नाम है शर्लॉक होम्स। यूं तो शर्लॉक होम्स एक काल्पनिक किरदार है, पर इसके लेखक आर्थर कोनन डॉयल ने इसे अपने नॉवलों के जरिए जैसे जीवित ही कर दिया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जासूसी दुनिया पर राज करने वाला किरदार है शर्लॉक होम्स। उसका सिगार, हैट और ओवरकोट इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चलकर कोई भी जासूसी किरदार इन चीज़ों के बिना अधूरा सा लगने लगा था। इस किरदार ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी कि लंदन में शर्लॉक होम्स के नाम पर एक म्यूजियम और एक स्टैचू भी है। किसी काल्पनिक किरदार के लिए इतना सब विश्वास कर पाना मुश्किल है। लोग होम्स के इतने दीवाने थे कि यदि लेखक शर्लॉक होम्स को किसी कहानी में कमज़ोर या हारता हुआ दिखाता तो उसे जान से मार देने तक की धमकी मिल जाती थी। यह था शर्लॉक होम्स के लिए दुनिया का पागलपन। शर्लॉक होम्स दुनिया के सामने सबसे पहले 1887 में प्रकाशित किताब स्टडी इन स्कारलेट में आता है। इस किरदार के साथ उनका एक दोस्त डॉक्टर वॉटसन भी है, जो लगभग हर कहानी में होम्स के साथ ही दिखता है। तो आइए साथियों, आपको लिए चलता हूँ शर्लॉक होम्स की दुनिया में। शुरुआत करते हैं उनकी बहुचर्चित किताब स्टडी इन स्कारलेट से। प्रथम भाग में मुख्यतः दो पात्र हैं, डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स। तो बात है सन 1878 ईस्वी की। डॉक्टर वॉटसन अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में बतौर असिस्टेंट सर्जन के रूप में नौकरी ले लेते हैं। इसी दौरान दूसरा अफगान युद्ध छिड़ जाता है और वे अपनी टुकड़ी के साथ अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। युद्ध के दौरान डॉक्टर वॉटसन को कंधे में एक गोली लगती है, जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई महीनों तक आर्मी के बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। जैसे ही वे थोड़े ठीक होते हैं, उन्हें लंदन वापस भेज दिया जाता है। लंदन में डॉक्टर वॉटसन की जान पहचान का कोई भी इंसान नहीं था, तो वे शुरू में एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, पर आय कम होने की वजह से जल्दी वे आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं। तब वे इस होटल को छोड़कर कोई सस्ता किराए का घर लेने की सोचते हैं। भाग्यवश इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके एक पुराने परिचित स्टैमफोर्ड से होती है। बातों ही बातों में वे स्टैमफोर्ड से घर तलाशने की बात करते हैं। स्टैमफोर्ड बताते हैं कि उनका एक और परिचित है जो उनसे आज ही घर तलाशने की बात कर रहा था। उसका नाम है शर्लॉक होम्स। वॉटसन ये जानकर बहुत खुश होते हैं और बिना सोचे समझे ही शर्लॉक होम्स से मिलने की बात कर देते हैं। स्टैमफोर्ड उन्हें बताता है कि शर्लॉक होम्स हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में काम करता है, पर बहुत ही अजीब तरह का इंसान है। वे कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। कई बार तो ये एक्सपेरिमेंट वे खुद पर या अपने दोस्तों पर भी कर देता है, ये जानने के लिए कि इंसान के शरीर पर इन सब चीज़ों का क्या असर होता है। अजीब अजीब तरह की बातें करता है। किसी खास सब्जेक्ट की पढ़ाई भी नहीं कर रखी है उसने, शायद कॉलेज भी नहीं गया हो, पर उसके ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी उसके आगे शर्मा जाए। स्टैमफोर्ड की बातें सुनकर डॉक्टर वॉटसन का शर्लॉक होम्स से मिलने का विचार और भी पक्का हो जाता है। वॉटसन के बार बार कहने पर दोनों होम्स से मिलने के लिए लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे लेबोरेटरी पहुंचते हैं तो शर्लॉक होम्स उस समय कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। स्टैमफोर्ड डॉक्टर वॉटसन का शर्लॉक होम्स के साथ परिचय करवाता है। जैसे ही डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स के साथ हाथ मिलाते हैं, वे तुरंत उन्हें बोलता है कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप इससे पहले अफगानिस्तान में थे। वॉटसन इस बात से बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वे शर्लॉक होम्स से ये पूछ पाते कि ये बात उसे कैसे पता चली, होम्स उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है। इसी बीच स्टैमफोर्ड होम्स को बताता है कि डॉक्टर वॉटसन भी ठीक उसी की तरह एक किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर होम्स वॉटसन से कहता है कि उसने बेकर स्ट्रीट में एक किराए का मकान देख रखा है, हाउस नंबर 221 बी। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। वह कहता है कि मैं अक्सर ही तंबाकू पीता हूँ, कई केमिकल्स से तरह तरह के प्रयोग करता रहता हूँ, कई कई दिनों तक तो मैं किसी से बात भी नहीं करता। उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर वॉटसन भी उसे बताते हैं कि उन्हें भी बेकार की टकरार पसंद नहीं है, किसी तरह की बहसबाजी उन्हें पसंद नहीं आती। कभी कभी रात को वे वक्त बेवक्त जाग जाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद दोनों अगले दिन बेकर स्ट्रीट जाने का तय कर लेते हैं। लेबोरेटरी से वापस आते वक्त वॉटसन स्टैमफोर्ड से पूछते हैं, होम्स को कैसे पता चला कि इससे पहले मैं अफगानिस्तान में था? स्टैमफोर्ड बोलता है, यह तो एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि होम्स को कई चीजें कैसे पता चल जाती हैं जो उसे किसी ने बताई नहीं होती। यह उसकी एक छोटी सी खूबी है। खैर, वॉटसन स्टैमफोर्ड को शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें होम्स से मिलवाया। अब उस रात डॉक्टर वॉटसन के दिमाग में इस रहस्य को सुलझाने की ही बात चल रही थी कि होम्स उनके बारे में यह बात कैसे जानता है। तो साथियों, इसके साथ ही हमारा पहला भाग खत्म होता है। क्या वॉटसन इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या होम्स सच में ही पहले से वॉटसन के बारे में जानता था, या उसमें कोई शक्ति थी जिससे वे ये सब जान लेता था? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा अगला भाग सुनना ना भूलें। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।